हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह से 14 अक्टूबर से एमटीएस का पूरा पैटर्न बदल चुका है, सवालों का लेवल पूरा बदल चुका है। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, ये साथ पूरा नया पैटर्न होने वाला है। तो आज से हम उनके लिए तैयारी शुरू किए हैं जिनका भी एग्जाम साथ आने वाले शिफ्ट में होने वाला है। तो आज की इस सेशन में साथियों केवल जीके प्लस इंग्लिश के वो प्रश्न करेंगे जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले हैं। यकीन मानिए साथियों, आज हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन में बात करेंगे। और जिस तरह से 14 अक्टूबर में आपका तीनों शिफ्टों का पेपर हुआ था एमटीएस का, पूरा साथियों पैटर्न बदल चुका है। तो नया पैटर्न पे सवाल आने लगा है। तो आज की सेशन हम लोग उसी पे टॉप 70 प्रश्न करेंगे जो कि आपको सही करने के लिए केवल 65 दिया रहा है। याद रखिए साथियों, 65 क्वेश्चन वही होंगे जो आपको सही करना है, जो कि आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा आपको डेली क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। एक तो सुबह 8 बजे और दोपहर में साथियों 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। तो याद रखिए साथियों, अब जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो पूरा प्रश्न ऐसा पढ़ के जाइएगा। आज की सेशन में हम लोग संभावित प्रश्नों में बात करेंगे। ओके, तो अभी तक हमारे टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टारगेट विथ विवेक के नाम से जरूर जुड़िए साथियों, क्योंकि वहां पे हम आपको डेली का जो पीडीएफ होता है प्लस आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस रहता है एग्जाम के थ्रू, वो आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो मोच भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है। जो साथी मोच है, ये भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में रूपों में से किससे संबंधित है। याद रखिए तो उड़ीसी से है। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो साथ ही इनमें से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। याद रखिए तो गरबा है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। और साथ ही हम इसमें जो भी आपका 70 क्वेश्चन करेंगे पूरा साथ ही आपका नया पैटर्न पे है, बिल्कुल आपके लिए रिवीजन होने वाला है, प्लस आपका एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन होने वाला आने वाले शिफ्टों के लिए। याद रखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी सवाल है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो साथ ही कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। याद रखिए तो मणिपुरी है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। जितना भी साथी हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट लगा आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, तो साथियों मैंने पूरा सवाल लिया है। एक एक टॉपिक से जो सवाल आपके एमटीएस में जिस तरह से 14 अक्टूबर में सवाल बन रहा है, पूरा साथियों लिया है मैंने। तो देखिएगा सवाल, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो साथी याद रखिए कोलकली है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है। 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया था। जो साथी अब आपको ऑप्शन भी याद करके चलना है कि आपके पेपर में कैसा सवाल पूछा जा सकता है। तो 1988 में जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वो तो साथियों डॉक्टर तीजन बाई को किया गया था। और साथी इससे बड़ी बात है कि उन्हें 2019 में क्या मिला था, पद्म साथियों विभूषण भी मिला था। 2019 में पद्म, याद रखिए पद्म विभूषण मिला। उसके बाद साथी 2003 में यानी 2003 में इन्हें क्या मिल चुका है, याद रखिए पद्म भूषण मिला। जैसे कि 2019 में पद्म विभूषण मिला था ना, तो 2003 में उनको पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। याद रखिए। और भाई ये सबसे बड़ी बात है कि इन्हें 2011 में सुब्बुलक्ष्मी शास्त्री पुरस्कार भी मिला है। जो 2011 साथी ने इसमें इनको सुब्बुलक्ष्मी शास्त्री पुरस्कार मिला। तो याद रखिए तो डॉक्टर तीजन बाई को इतने वर्षों में इतना पुरस्कार मिला है। अब इस तरह से सवाल एमटीएस पूछने लगा है कल से आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अ पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है। तो साथी अ पैशन फॉर डांस ये किसकी आत्मकथा है। याद रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति की है। ऑप्शन है मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्यौहार में गुड़ी का क्या अर्थ है। बताइए साथियों, जो गुड़ी पड़वा त्यौहार होता है इसमें गुड़ी का क्या अर्थ है, वो भी साथियों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको बताना है। तो साथियों याद रखिए विजय का प्रतीक होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए तो ये हम्पी महोत्सव है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है।
वांगला त्यौहार निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वांगला त्यौहार साथियों किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिए गारो जनजाति। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसा कि आपको पता है वांगला त्यौहार आपका मेघालय में प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये गारो जनजाति वहीं से बिलोंग करते हैं। आपके पेपर में जनजाति भी सवाल पूछ रहा है ना, वो अदर इस मतलब कंट्री का पूछ दे रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये सवाल देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा परीक्षा के लिए। चंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो साथी चेंचू अनुसूचित जनजाति ये भारत के, याद रखिएगा आप लोग, तेलंगाना राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है। फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी है? कल साथियों हमने आपको जो क्रिकेट की स्टंप की जो मतलब कि ऊंचाई या लंबाई बताया था, नहीं बताइए आप लोग, मैंने बताया था या नहीं? आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा था साथी, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो साथी 7.32 मीटर होती है। तो यहाँ से साथी सी ऑप्शन का आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसी पे हम बात डेली करते हैं कि इसलिए आप लोग चैनल पे जितने भाई जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है या जिनका एग्जाम है साथी, वो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथी, क्योंकि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा आप क्लास ज्वाइन करेंगे, इसलिए आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है मेरी क्लास का। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो साथी 48 रैंक थी भारत की। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था भारत की रैंक 48वें नंबर पे थी। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथी बैडमिंटन नेट की ऊंचाई लगभग आप याद रखिएगा 5.1 फुट होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है? तो साथी जो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है वो लगभग साथी 274 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है। बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथी बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? तो साथी याद रखिए चित्रा बनर्जी दिवा करोड़ी हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का ये क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से याद भी कर लेंगे कि जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है। तो ये आप बताइएगा साथियों कि आपका एग्जाम किस डेट को है साथियों, ये जरूर आप बता दीजिएगा ऑप्शन में, क्योंकि जिनका भी आपका एग्जाम होने वाला है उनके हमें लिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराना है। तो वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथी वाइड एंगल ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथी याद रखिए अनिल कुंबले जी की है, जो कि भारत के खिलाड़ी थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर थे अनिल कुंबले जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सावित्रीबाई फूले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से थी? तो साथी सावित्रीबाई जो फूले थी उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? तो दोस्त याद रखिए महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। ऑप्शन है हम लोग के क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। गुरुचरण सिंह ने किस खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार को से पद्मश्री प्राप्त किया? तो साथ ही गुरुचरण सिंह ने याद रखिए क्रिकेट के खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया था उन्होंने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या दिया है। कौन सा भारतीय वित्त मंत्री 1944 में ब्रेटन वुड्स मौद्रिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि था? तो साथी जो भारत का वित्त मंत्री था 1944 में ब्रेटन वुड्स मौद्रिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि था, वो तो साथियों आर के षणमुखम चेट्टी, या आप बोल सकते हैं आर के षणमुखम चेट्टी भी इनका पूरा नाम है। डी ऑप्शन साथी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है। संजीवनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? भाई साहब ये अभी आप तुरंत मनोमस्तिष्क में सवाल बैठा लेंगे। तो संजीवनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो साथ ही याद रखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ से ऑप्शन आपका जो बनेगा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 21। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथ ही भारत सरकार द्वारा जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना स्टार्ट की गई थी, ये आपका किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1979 में स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही 2016 में भी एक योजना स्टार्ट की गई थी जो कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, याद रखिए साथियों
क्या स्टार्ट किया गया था 2016 में? आपसे सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार प्रोत्साहन योजना, कौन सा थी प्रोत्साहन योजना, ये किस कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। और किस मंत्रालय के तहत हुआ था? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ये किसमें शामिल कर लिया गया था? जो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था साथी, इसको साथी याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। और साल आपसे पूछता है कि जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ गया था? 1989 में स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे। तो 22 का डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से किसने जैन भिक्षु धारण की और श्रवण बेलगोला में सलेखना की? तो साथी यहाँ पे आप देखेंगे सलेखना जो लिखा है आपका सलेखना ना, तो इसका मतलब क्या है कि मृत्यु तक उपवास करने की प्रथा, ऐसा किसने किया था? आप समझ सकते हैं, जब तक उसको मृत्यु नहीं हुआ ऐसा तो वो उपवास करने की प्रथा स्टार्ट कर दिया था। उपवास मतलब समझते हैं बिल्कुल भी कुछ भी अन्न नहीं पेट में अंदर जाना शरीर में, यानी सब कुछ भूख प्यास सब कुछ त्याग देना। तो ये ऐसा किसने किया था? जो कि जैन भिक्षु धारण की और उसके बाद श्रवण बेलगोला में साथियों सलेखना स्टार्ट किया था। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? तो भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? तो दोस्त याद रखिएगा मणिपुर में था। ये ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किसके रूप में जाना जाता था? जो साथी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो वस्त्र बाजार को ये साथी सराय अदल के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सराय अदल के नाम से। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष में शादी की? तो मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से साथी याद रखिएगा 16 से 11 में शादी कर ली थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला आपका। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? चलिए बताइए साथियों, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसको तोड़ने का प्रयास कर दिया था? तो साथी ऐसा औरंगजेब ही कर सकता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और साथियों आपको यदि क्वेश्चन ना आए तो टैकल करने के तरीका हम बता रहे, आपको चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबर तो ऐसा कर नहीं सकता, शाहजहां भी काफ़ी मतलब कि अच्छे लेवल का था और हुमायूं भी ऐसा नहीं कर सकते, तो लास्ट में आपका औरंगजेब ही जाएगा। याद रखिए जो आपका पेपर साथियों सेकंड सेशन का होता है जो कि मेन आपका जीके इंग्लिश ही रहती है, इसमें आपका नेगेटिव नंबर भी 1 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा ये मैथ और रीजनिंग बात करेंगे तो आप उससे काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइंग करके आएंगे यदि आपका बेसिक क्लियर है। तो ये अपने मन में से हटा दीजिए कि हम नहीं क्वालिफाइंग करेंगे या मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हम आपको आज सबसे बड़ी बात बता दे रहे हैं कि आप पेपर में जाएंगे मैथ रीजनिंग को हल करेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन डील करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। याद रखिए अब जब आप क्वेश्चन पेपर बैठेंगे आपके सामने मिलेगा तो मेरी बातें याद आएगी आप लोग को। देखिए प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो साथ ही जो प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्त ये अलवर जिले में स्थित है राजस्थान के। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे उत्तर पथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो साथी किसे उत्तर पथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? याद रखेंगे सभी मेरे भाई धर्मपाल को दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है। कलिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहाँ पर स्थित? तो साथी कलिंजर होना चाहिए था, बिल्कुल सही कलिंजर किला जो कि मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये साथी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन, यूपी 65 में स्थित है, याद रखिएगा अपना राज्य उत्तर प्रदेश साथी। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे भाई जब भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है तो साथी लॉर्ड डलहौजी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप देख रहे साथी 14 अक्टूबर से यानी कल से एमटीएस का पूरा पैटर्न बदल दिया जा चुका है। अनुच्छेद या सूची ये सवाल अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा।
बिल्कुल भाई, अब सवाल का लेवल आपके मन मुताबिक आने वाला, बहुत अच्छा आप करेंगे यदि आपका रिवीजन डेली का चल रहा है। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, 3rd वीक से एग्जाम आपका चेंज हो चुका है, यानी आपका 4th वीक में जिनका एग्जाम होगा वो भी कुछ सवालों का लेवल पैटर्न बदलने वाला है, ये मान के चलिएगा आप लोग। भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथी, भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया कर दिया गया था? तो 1850 में ऐसा हुआ था दोस्त। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अप आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो साथी, जो जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कानून लागू किया गया था वो साथी याद रखिए मार्शल लॉ लागू किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, सवाल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया गया था? तो साथी, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पे क्या लगा दिया गया था? अंकुश लगा दिया गया था। तो साथी याद रखिए 1904 में ऐसा हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 35। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया है? और हम आपको बता दें जितने भी आज सवाल लिए ना भाई, पूरा आपका सिलेबस टॉपिक कवर कर दें आज के सेशन में, एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा, चाहे आपका यहाँ तक कि साइंस का भी टॉपिक इसमें हम आपको ऐड कर दिए हैं। तो 1918 में किया गया था साथी, जो आपका चंपारण कृषि अधिनियम था। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या दिया है। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी? तो साथी, सबसे पहले भारत नौजवान सभा की स्थापना साहब ने किया था, भगत सिंह ने, जो कि साथी लाहौर में कर दिया था। और कब किया था ये भी जान लीजिए, 1926 में किया था। ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था, कहाँ पर किया था, लाहौर में किया था, कब किया था, 1926 में किया था। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? तो द डेक्कन सभा की स्थापना तो साथ ही याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सबका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? बताइए साथी, जो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और बाकी के 8 जो कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। तो दोस्त याद रखिएगा 1928 में तैयार किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो साथ ही भारतीय संविधान के किस भाग में जो कि राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों क्या है वर्णन किया गया है? तो साथ ही ये भाग 6 में है, याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा संबंधित है? तो साथ ही हम आपको बता दें ऐसा नहीं है कि आपको जो अनुच्छेद सवाल बन रहे आपको छोड़ देना, स्किप करना, ऐसा नहीं भाई, क्योंकि देखिए आने वाले भी शिफ्टों में आपका पेपर का पैटर्न बदल सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए आप स्किप एक एक भी टॉपिक नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक को आप कवर करेंगे जो आप पहले से पढ़ रहे थे और थोड़ा सा डीप पढ़ने का प्रयास कीजिए। याद रखिए यही कहने के तात्पर्य है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 110 है। डी ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो साथ ही 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग 297 पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? जो साथी 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल कर दिए गए थे? तो साथी याद रखिए 7। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जो भी आपका सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है साथी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका जवाब देंगे कि आप इसको कैसे टैकल हल करेंगे और आपकी जो वीक है उसको आप कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो श्रीलंका को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली? तो साथी ये तो मिली थी 1948 में मिल गई थी इन्हें। याद रखिए श्रीलंका को बहुत पहले मिल गया था, 1948 में ही मिल गई थी उनको स्वतंत्रता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए हम आपको डेली कहते साथियों कि चैनल पे जितने
जितने भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में या जो भी आपका एमटीएस के मतलब कि आंसर की भी अब जारी होगा साथियों, आपका या तो इससे रिलेटेड जो भी रहेगा पूरा नोटिस आपको यहाँ मिलेगा। अब तो हम लोग एसएससी जीडी की भी तैयारी शुरू कर दें, जो कि पिछले 5 वर्षों के पेपर को हल शुरू किए, जो कि साथियों शाम को 6:30 बजे आपको क्लास डेली प्रोवाइड करें, जीके प्लस हिंदी, वही सवाल जो आपके सीधे परीक्षा में पूछे गए। इसमें हम लोग 50 शिफ्ट में जो आपका 2024 में पेपर हुआ था ना, 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में, 1 महीना 10 दिनों में आपका 50 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो हमने 3 दिन क्लास कर लिया है। तो नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो साथ ही याद रखिए 2015 में अपना लिया था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 45। भारत का संविधान अपने किसको वोट डालने का अधिकार देता है? तो साथ ही भारत का संविधान याद रखिए अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। यदि आपके पेपर में सवाल आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ 80% ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो कि इसे गलत करके आ सकते हैं पेपर में। तो मैं हूँ आपके साथ साथ, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने देंगे। और वयस्क भी याद रखिए 15 से 59 के बीच में काम इनको अनुमति मिलता है, पेपर में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथ ही भारत में जो आयुध अधिनियम पारित किया गया था, ये आपका साथी 1959 में किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। चंबल, हिंडन और टोन्स नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां है? आज से साथियों पिछले 15 शिफ्टों में एमटीएस में कभी भी नदियों सवाल नहीं पूछ रहा था, लेकिन कल से शुरू कर दिया है भाई। याद रखिएगा, चंबल, हिंडन और टोन्स नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो ये यमुना की है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 48। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें और कौन सा बांध किस नदी पर है, ये भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें तो कौन है इनमें से? दक्षिण भारत में तो मेट्टूर बांध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 49। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथी गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा एचपी में यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है साथी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 50। और साथी अब आपको एक बात बता दें कि यदि आपको एमटीएस में जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में उनको अब क्या पढ़ना चाहिए, तो हमने साथी एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको जरूर देख लीजिए। केवल सिंपल से 8 से 9 मिनट की क्लास है, वो आप एक बार जरूर देखिए साथी, क्योंकि यार हमने पूरा आपका डिटेल कर दिया है कि किस टॉपिक से आपको पढ़ना है। तो जिनका भी तैयारी नहीं है साथी, वो एक बार जरूर सेशन को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वहाँ से झेलम नदी निम्नलिखित में किस उद्गम स्थल से निकलती है? तो झेलम नदी साथियों किस उद्गम स्थल से निकलती है? तो साथी याद रखिए आप लोग वेरीनाग झरना से निकलती है। ऑप्शन ई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो घग्गर नदी उद्गम स्थल जो साथियों भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? भाई साहब जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो साथ ही याद रखिए चंबल नदी निकलती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसोधित जन्म दर क्या है? तो साथ ही यही मान लीजिए हम आपसे सवाल पूछ दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साथियों मृत्यु जो आपका अशोधित मृत्यु दर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जैसे यहाँ पे आप लोग तो अशोधित जन्म दर बता देंगे कि आपका 21.8% है। यही मान लीजिए साथियों हम पूछ दें कि भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी % है? तो साथी तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए 7.1% है मेरे भाई। जन्म दर आपका 21.8 है और मृत्यु दर कितना है? 7.1 है। अशोधित याद रखिएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन इस वाला का बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो साथियों जो भारत में वाणिज्यिक बैंक है इनके द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो ऋण निर्माण का इनके द्वारा काम किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी एमएफआई का एक उदाहरण है? तो साथी एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण कौन इनमें से? तो साथी बंधन बैंक है। दिमाग में बैठा लीजिए, बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 क्या दिया है? पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु
कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो साथ ही जो पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो साथ ही केवल 3,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो साथी रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना ये आपका स्टार्ट किया गया था मेघालय राज्य द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो मेघालय राज्य सरकार द्वारा था, साथियों इसके द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 58। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है? तो सर जी स्नेहक उपयोग करते हैं ना हम लोग, घर्षण कम करने के लिए जो घर्षण बना रहता है सरफेस में, तो उसको करने के लिए कि कोई भी सरफेस हो तो उसको हम लोग स्नेहक दे देते हैं, फ्रिक्शन जैसा बोला जाता है, तो स्नेहक आपका बिल्कुल राइट। लुब्रिकेंट भी आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 51। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो साथ ही हर शिफ्ट में कोशिका से सवाल पूछ रहा है या तो झिल्ली से, तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत साथियों कितना होता है मेरे भाई? तो 40 से लेकर 60% होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का अध्ययन है? तो सर जी कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, काफ़ी जी सवाल आपने पूछ दिया, तो कोशिकाओं का अध्ययन है, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन, तो साथ ही इंग्लिश के थोड़े से कम क्वेश्चन, लेकिन साथ ही पूरा आपका इंग्लिश का पैटर्न है, याद रखिएगा साथियों। चलिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे, फटाफट सभी दोस्त बताएंगे। जैसे कि सभी देखेंगे कैनल्ड है, कैनल्ड है भाई, कैंसल्ड होना चाहिए ना, जैसे कि आप बोलते हैं ना, ये आपका एक प्रकार का पास्ट टेंस होता है साथियों। कैंसल्ड, देखिए यहाँ पे कैंसल्ड आपका बिल्कुल राइट है। जिससे आप लोग बोलते हैं ना कि टू कॉल ऑफ, रद्द हो जाता है, कोई मैच रद्द होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टू कॉल ऑफ। ये क्या है? कैंसल इज द आपका क्या साथियों? इज द, याद रखिए पास्ट टेंस है मेरे भाई, कैसा है? पास्ट टेंस है। ये एडवर्ब है, आप देखिए एडवर्ब टू कैंसल, आपका अ वर्ब ऑफ कैंसल टू कॉल ऑफ हो जाएगा, तो कैंसल हो जाएगा, रद्द ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द मूवीज। साथी हमने आपको पूरी तरह से कल बताया था कि किसके बाद क्या यूज होता है। तो साथी डू तो सबसे पहले याद रखिएगा आपका प्लूरल होता है, डू साथी आपका प्लूरल हो जाता है, बिल्कुल सर जी। और साथी जो डज होता है साथी हमेशा सिंगल के रूप में यूज होता है, ये आपका सिंगल होता है, और आपका डू आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ से आपका साथी जो होगा सी नॉट वॉन्ट टू गो टू द मूवी, जिसका मतलब वह फिल्मों में नहीं जाना चाहती है। तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? सबसे पहले ये देखिए डबल है कि सिंगल है, तो भाई वह नहीं जाना चाहती, इसका मतलब क्या? वो सिंगल है ना। आपको सेंटेंस समझे तो हमने आपको क्या बताया? सी डज नॉट होगा ना, तो सिंपल सा आप सी डज नॉट पढ़ेंगे। याद रखिएगा साथियों, आप हमेशा जो यदि आपके पेपर में डोंट भी आ जाए तो डोंट भी आपका एक क्या होता है साथियों? एक प्रकार का सिंगल ही होता है। डोंट डज ये आपका सिंगल होता है। और साथी यदि आपका प्लूरल आ जाए तो आप पहचानेंगे कैसे? तो प्लूरल पहचानेंगे साथियों, जैसे आपकी आई हो गया, यू हो गया, और एक आप बोल सकते हैं दे हो गया, ये सब क्या है साथियों? प्लूरल है, या तो आप याद रखेंगे साथियों ये प्लूरल है, या तो आपका सिंगुलर भी बोल सकते हैं। और साथियों है जैसे आपका ही सी, किसी आदमी का नाम या डू लगाना, या तो साथी आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज डीड, जैसे कि आई डू दिस वर्क, इसमें प्लूरल कौन सा है? जैसे हम आपसे पूछ दें कि साथी चलिए बताइए कि जैसे कि आई डू दिस वर्क, इसमें आप क्या हमें बता सकते हैं कि प्लूरल कौन सा लगा है? बताइए कमेंट बॉक्स में। जैसे सी डज नॉट वांट टू गो टू मूवी, वह फिल्मों में नहीं जाना चाहती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। चलिए द मूवी फॉर मोर देन 6 मंथ, इसका मतलब साथी फिल्म 6 महीनों से अधिक समय तक चलती है। तो जैसे आप यहाँ क्या बोल सकते हैं? द मूवी रैन बोल सकते हैं भाई। जैसे कि रैन मतलब क्या होता है? प्लेड नहीं होगा साथी, रैन होगा। रैन मतलब साथी यहाँ पे बोल सकते दौड़ा या चला। द मूवी रैन यानी क्या है? मूवी कितने महीनों तक चली? 6 महीनों से अधिक तक चली साथी, मोर देन 6 मंथ तक। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट है। अटेंड तो हो नहीं सकता, वॉज नहीं हो नहीं सकता, तो यहाँ से रैन हो जाएगा साथी। 63 का बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चूज द वन विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो साथ ही आपको मीनिंग दिया, उसके बिल्कुल पास का आपको बताना। जैसे रिकॉल, आप रिकॉल के लिए क्या बोलते हैं?
कोई चीज़ भूल जाते हैं तो साथियों क्या बोलते हैं, रिकॉल करो ना यार। तो क्या स्पीक बोलते हैं, रिसीव प्राप्त करते हैं, कि फेस करते हैं, कि रिमेंबर करते हैं? बिल्कुल सही, रिकॉल को तो हम रिमेंबर करते हैं। तो यहाँ से 64 का साथी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आपके पेपर में जरूर आएगा साथियों। दे मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू। तो साथी यहाँ से आपका जानते क्या पूछ रहा है, सस्पिशियस इसमें अंडरलाइंड वर्ड किया गया है। तो सस्पिशियस का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। तो बताइए सस्पिशियस मतलब क्या होता है, संदिग्ध होता है। एक प्रकार का आप बोल सकते हैं संदिग्ध। तो संदिग्ध का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। तो साथ ही याद रखिए डेफिनेटिव होता है। क्या होता है, डेफिनेटिव होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 65 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 क्या दिया है। और साथ ही यदि आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो इंग्लिश का अगर आपका थोड़ा सा कम लग रहा है कि हमारा अभी इंग्लिश पूरी तरह तैयार है, आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर दीजिए, आपका पेपर पूरा वहीं से आ रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं एक भाषा में, और इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। देखिए 66 सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथ ही आपको इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। लेजर, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का स्पेलिंग क्या होता है, THRESHOLD होता है। थ्रेशोल्ड मतलब कोई सीमा होता है। तो क्या ये हम लोग का बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, सुपर सेट बिल्कुल राइट है, फिलियल भी बिल्कुल आपका राइट है। तो बी ऑप्शन मेरे भाई आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 67। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। तो स्पिल द बीन्स इसका मतलब मेरे भाई फटाफट बताइए। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्पिल द बीन्स, इसका मतलब एक बार सोचिए कि टू मेक एनीथिंग इविजिबल, या टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, या आप साथ ही क्या बोल सकते हैं, एक भी आप बोल सकते हैं कि टू रूइन समवन प्लस टू टॉक रेंडमली। स्पिल द बीन्स का मतलब ये पहले आप समझिए कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भेद खोलना, किसी का आप भेद खोल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। तो सर जी आप तो क्या करते हैं, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कर देते हैं ना। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्पिल द बीन्स यानी भेद खोलना, यानी टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसको क्या कर देना है, रिवील कर देना है, खोल देना है, साथ ही ओपन कर देना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड बियरिंग नो नेम। भाई बताइए, जैसे कि आप बोल सकते हैं कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं, बियरिंग नो नेम यानी कोई नाम ही नहीं, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, सीडोनोमी या एनोनोमियस। सो साथी सीडोनोमियस मतलब क्या होता है, एक आपका इसमें छद मानव या उपनाम हो सकता है, उपनाम होगा। और एनोनिमियस का मतलब होता है साथी आपका गुमनाम। क्या साथी, गुमनाम होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना किसी कोई नाम ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, गुमनाम बोल देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन गुम एनोनिमियस होना चाहिए, एनोनिमियस होना चाहिए। और एनोमली मतलब तो हो नहीं सकता, एनोमली मतलब आपका अनियमितता होता है या अव्यवस्था, या नेमसेक भी नहीं हो सकता साथी। तो यहाँ से एनोनिमियस हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 69। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची वो होता है जो आप समझ रहे हैं, जैसे कि इक्विवोकल है तो इसका बिल्कुल सेम मीनिंग बताना रहता है। जैसे इक्विवोकल मतलब आपका सती अस्पष्ट शब्द या जिसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं हो। इक्विवोकल मतलब वो होता है जो अस्पष्ट शब्द या वाक्य जिसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवोकल। तो इसका मतलब क्या, डेफिनेटिव हो जाएगा। क्या आपका डेफिनेटिव मतलब निश्चित होता है, सिक्योर मतलब आप समझ सकते हैं, और एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं साथियों एक प्रकार का अस्पष्ट होता है। तो यही आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। और साथी यदि आपके पेपर पूछ दिया कि इक्विवोकल का आप एंटोनिम बताइए, तो एंटोनिम याद रखिए तो डेफिनिट होता है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है इक्विवोकल का। और सिनोनिम्स तो आपने अभी जस्ट बताया एम्बिगुअस होता है। डिफिनिट मतलब हमने आपको बताया निश्चित होता है, एम्बिगुअस मतलब स्पष्ट होता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, इक्विवोकल का सिनोनिम से एम्बिगुअस होगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ज्वाइन आवर नेटवर्क टू बेटर गवर्नेंस। इसका मतलब हमारे नेटवर्क को ज्वाइन कर और क्या करें, बेटर गवर्नेंस दे, सेडेट, ड्रेन, प्रमोट या आपका डिसइंटीग्रेट।
तो सेडेड का मतलब एक प्रकार का साथी गंभीर हो जाएगा। ड्रेन का मतलब नाली होता है। प्रमोट मतलब ज्वाइन आवर नेटवर्क टू प्रमोट अ बेटर गवर्नेंस, भाई साहब बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। तो डिसइंटीग्रेट मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना होता है। तो यहाँ से ज्वाइन आवर नेटवर्क टू प्रमोट बेटर गवर्नेंस, मेरे भाई ज्वाइन नेटवर्क करो और क्या करें, बढ़ावा दीजिए हमारे बेटर गवर्नेंस को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका है। अभी बताइए आप सभी का इन 70 प्रश्नों में से कितना सही हुए, यानी आपका 3/7 210 नंबर का ये आपका टेस्ट लिया गया है। तो आने वाले शिफ्ट वाले बताइए एस्पिरेंट आप सभी कितना स्कोर बना पाए आज के सेशन से। चलिए सभी दोस्त अपना फटाफट राइट और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपना स्कोर कितना हुआ। और आप सभी से कहना है कि जिनका भी एग्ज़ाम साथियों 17 को एग्ज़ाम है साथियों, तो वो देखिए उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है शुरू, क्योंकि मेरे भाई का एग्ज़ाम 17 तारीख को है। तो उनका पेपर मैं इस दिन वाले जा रहा हूँ इलाहाबाद। तो यदि आप कोई बंदा इलाहाबाद से तो ज़रूर बताइए, क्योंकि उनसे मुझे मिलना है भाई और उनको कुछ सरप्राइज़ करना है। ओके दोस्त, सो चलिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि हम आ रहे हैं इलाहाबाद आपके नगरी में। तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, जो भाई हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर के 12:30 बजे एक नए लाइव क्लास के साथ, जो कि आज का पूरा पेपर का एनालिसिस प्लस संभावित प्रश्न जो आपका नया पैटर्न एमटीएस का बदल चुका है 14 अक्टूबर से। ओके दोस्त, सो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन मंगलमय हो। अपना ख्याल रखिए, माता पिता ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, जस्ट रिलैक्स रहेंगे। जिनका भी एग्जाम है टेंशन नहीं लेंगे, एकदम हंसी खुशी जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छी जगह, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बना हुआ है। ओके दोस्त, चलिए सो मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।